हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वर्मा 24 क्लासेस के अंदर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनसीईआरटी की जो डिटेल स्टडी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको वर्मा 24 क्लासेस के माध्यम से करवा रहे हैं। और हमारा जो हाल फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है वो 8th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका 6th चैप्टर वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स, ये चैप्टर चल रहा है। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा पार्ट है वो डिस्कस हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा पार्ट। देखिए किस प्रकार से भारतीय इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप मार्केट्स, भारतीय जो कपड़ा उद्योग था उसने यूरोपीय बाजार के अंदर किस प्रकार से अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ से, बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, वरीड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, वूल एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड बिगेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। देखिए किस प्रकार से जो इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग वो भारतीय कपड़े की पॉपुलरिटी से इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने भारतीय कपड़े पर क्या टैक्स लगवाना या इसको बंद करवाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और सरकारों पर दबाव डालना पड़ा। हुआ क्या, देखिए 1720 के अंदर क्या हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्टेड ए लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल छींट। ये छींट जो था ये भारत के अंदर बनने वाला एक कपड़ा था और जो कि यूरोप के अंदर अपनी काफ़ी पैठ बनाए हुए था। इसको बैन करने के लिए वहाँ के जो उद्योगपति थे, वहाँ के जो कपड़ा उत्पादक थे, उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव दिया और इसको क्या किया, इसको बैन करवाया। यहाँ पे रुचिकर बात कौन सी है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए दिस एक्ट वाज आल्सो नोन एज कैलिको एक्ट। इस कपड़े का नाम ही, ये जो कानून बनाया गया, इस कानून का नाम ही कैलिको एक्ट रखा गया। कब पारित हुआ, 1720 के अंदर। किसके दबाव में आए, उद्योगपतियों के दबाव में आकर के सरकार ने इसको बनाया। यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे हैं कि ये क्या था, इसका नाम कैलिको एक्ट क्यों रखा गया। देखिए कैलिको जो वर्ड है ये आपका जो नीचे जहाँ पर वास्कोडी गामा आया था कालीकट के पास, उस कालीकट से इसका नाम कैलिको पड़ा हुआ है। और कैलिको किसको बोला जाता है, जब हम रुई को कॉटन को स्पिन करते हैं तो उसे जो धागा बनाया जाता है, उस धागे को वीव करने के बाद जो कपड़ा बनता है उसको कैलिको बोला जाता है। उसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है, कैलिको, क्योंकि कैलिको की सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा होती थी। इसी के ऊपर वहाँ आगे चल करके वो प्रिंट करते हैं, जो कि अब हम जानने वाले हैं। देखिए इस समय तक क्या था, देखिए एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगेन टू डेवलप इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर अभी अभी कपड़ा उद्योग जो वो स्थापित होने शुरू हुए थे। अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, जो कि भारतीय कपड़े के साथ क्या नहीं कर सकते थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे। इंग्लिश प्रोड्यूसर्स, जो इंग्लैंड के उत्पादन करता थे, वो चाहते थे कि उनका कपड़ा यहाँ की मार्केट के अंदर क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए विद इन द कंट्री, अपने देश के अंदर। प्रिवेलिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, और भारतीय जो कपड़ा था उसको प्रिवेंट किया जाए, भारतीय कपड़े की एंट्री को प्रिवेंट कर दिया जाए, रोक दिया जाए। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोडक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। और सबसे पहले जो इंग्लैंड के अंदर जो उद्योग, कपड़ा उद्योग के अंदर जो सबसे पहली जो इंडस्ट्रीज वहाँ पर जो ग्रो की वो थी प्रिंटिंग इंडस्ट्री। प्रिंटिंग इंडस्ट्री का मतलब हुआ कि कपड़ा कहीं बाहर से मंगवाया जाता था, जो जिसको कि कैलिको बोला जाता, वाइट क्लॉथ, उसके ऊपर यहाँ पर डिज़ाइन किए जाते थे। और डिज़ाइन क्या किए जाते थे, देखिए इंडियन डिज़ाइंस, भारतीय डिज़ाइनों को यहाँ पे क्या किया जाता था, इमिटेट, यानी उन फैक्ट्रियों के अंदर भारतीय जो डिज़ाइन होते थे उनकी नकल की जाती थी। और कौन से कपड़े पर, मसलिन हो गया या जो प्लेन अनब्लीच्ड कपड़ा होता था उसके ऊपर यहाँ पर क्या किए जाते थे, ये छपाइयाँ की जाती थी। तो आगे देखते हैं, देखिए किस प्रकार से इन्होंने इस क्रिया को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, ये देखते हैं। देखिए कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल्स ऑल्सो लेड टू ए सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर इसी के साथ क्या हुआ कि तकनीकी विकास को महसूस किया गया, क्योंकि भारतीय कपड़े से मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं था उस समय। इतना ज़्यादा पॉपुलर भारतीय कपड़ा हो चुका था कि उससे कॉम्पीट करने के लिए इनको नई नई तकनीकों का सहारा लेना पड़ा। इसी कड़ी में क्या हुआ, 1764 के अंदर स्पिनिंग जेनी एक मशीन का इजाद किया गया, जो कि जॉन काय के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, जॉन काय। कब बनाई गई थी, 1764। नाम क्या था, स्पिनिंग जेनी। ये 3-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए यहाँ पर। इसी के से क्या हुआ, इससे जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि ये बहुत सारे स्पाइंडल्स को, जैसे एक स्पाइंडल को एक व्यक्ति घुमाता था, लेकिन इसके स्पिनिंग जेनी की सहायता से एक साथ
एक व्यक्ति कई स्पाइंडल्स को, कई तकलियों को घुमा सकता था। इसी कड़ी में आगे चल कर के एक इन्वेंशन और होती है, वो इन्वेंशन आती है स्टीम इंजन की। किसकी आती है? स्टीम इंजन की। कौन करने वाले हैं? रिचर्ड आर्कराइट। कब की है? 1786 के अंदर। ये महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। इसने क्या किया? इसने कॉटन जो टेक्सटाइल वीविंग थी उसके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। इसी के साथ क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुए, क्योंकि इसकी सहायता से बहुत ज़्यादा स्पाइंडल्स को घुमाया जा सकता था एक साथ। इससे कपड़े की क्वांटिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया। कपड़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बनने लग गया, और क्वांटिटी में ज़्यादा बनेगा तो सीधी सी बात है कि ये कपड़ा सस्ता होगा, चीप भी होगा। लेकिन हुआ क्या? देखिए, क्या अब कपड़ा, भारतीय कपड़ा मार्केट से निकल पाया? अभी भी नहीं निकल पाया। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारतीय कपड़ा यूरोपीय बाजारों में छाया रहा। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जैसे कि डच हो गया, फ्रेंच हो गई, इंग्लिश हो गई, ये सभी कंपनियों ने इस कपड़े से, इससे, क्योंकि इससे काफ़ी पैसा कमाया, और इनको भारतीय कपड़े की पता कहाँ से चला? तो अरब मर्चेंट्स थे। अरब, ये कल हमने डिस्कस किया था, अरब के जो मर्चेंट्स थे उनसे इनको भारतीय कपड़े के बारे में पता चला था, और ये इस कपड़े को उन लोगों से खरीदते और इंग्लैंड के अंदर बेचते, काफ़ी पैसा कमाते थे। तो आगे देखते हैं। देखिए यहीं पर काफ़ी पैसा कमाया। दीज कंपनीज परचेज्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडियन बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर। किससे खरीदते थे? सोने चांदी में ये भारतीय कपड़ा खरीदते थे। बट एज यू नो, जैसा कि चैप्टर 2 में आपने पढ़ चुके हैं, व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर इन बंगाल 1764 के अंदर, आपको याद होगा 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव को क्या बना दिया गया था? बंगाल का दीवान बना दिया गया था, और वहाँ से उनको क्या मिल गई थी? रिवेन्यू कलेक्ट करने की जो पावर मिल गई थी। इससे इनके पास पैसा आ गया, और जिससे अब इनको इंग्लैंड से सोना चांदी मंगवाने की क्या नहीं रह गई थी? आवश्यकता नहीं रह गई थी। अब भारतीय पैसे से ही भारतीय सामान को खरीदना इनके लिए आसान हो गया था। इससे भी इनके व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला। तो इससे क्या? इट इज़ नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रेशियस मेटल्स टू बाय इंडियन गुड्स। भारतीय सामान को खरीदने के लिए अब इनको इंग्लैंड से सोना चांदी मंगवाने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। इंस्टेड दे कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स। किसानों से और जमींदारों से क्या करते? टैक्स वसूलते, एंड यूज दिस रिवेन्यू टू बाय इंडियन टेक्सटाइल्स। और इस प्रकार से भारतीय कपड़े का ये क्या करते थे? इससे खरीदते थे, इस पैसे से। यहाँ पर आपको एक सीन नज़र आ रहा है डच का, जो डच फैक्ट्री थी कोचीन के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ पे बताया जा रहा है। 17th सेंचुरी के अंदर ये बनी थी। ये ट्रेड कर रहे थे। इनके जैसे जैसे इनका व्यापार फैलता गया, इनकी बस्तियाँ भी फैलती चली गई। ये कहाँ पर बनाई गई थी? डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उन्होंने कोचीन के अंदर बनाई थी 17वीं शताब्दी के आसपास, यानी कि 1620-25 के आसपास की कहानी है, उस समय बनाई थी। वहाँ पर इन्होंने किस प्रकार से इसका फोर्टिफिकेशन किया, इसकी किलेबंदी की, वो एक नज़र में देखते हैं। ये देखिए, ये है आपकी कोचीन। ये कोचीन का वो दिया हुआ है यहाँ पर, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। ये अपने चैप्टर का टाइटल दिया है। यहाँ पर ये देखिए किस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, ये शिप्स हैं, और ये यहाँ पर कोचीन के आसपास नीचे जो केरला का नीचे वाला तट है, वहाँ पर इनको बसाया गया था, इन बस्तियों को। यहाँ पर ये किस प्रकार से अपने कपड़े का निर्माण करते थे, उन सभी के बारे में दिखाया गया है। तो आगे देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ सेंटर्स दिखाए गए हैं। वीवर्स वेयर वर द मेजर सेंटर्स। ये देखिए, ये लाहौर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर आप देख पा रहे होंगे। देखिए ऊपर, ये पंजाब हो गया, सरहिंद हो गया, समाना हो गया, दिल्ली हो गया। ये आपका गुजरात के अंदर बहुत से क्षेत्र थे, पाटन, अहमदाबाद, कैम्बे, सूरत। वहीं पर बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर, सिरोंज जो कि उत्तर प्रदेश और इसका एरिया था। बिहार के अंदर पटना था, यूपी में बनारस था। वहीं पर ये कालीकट्टा जो कि अंग्रेज़ों के अधीन काफ़ी विकसित हुआ। यहीं पर यदि हम नीचे देखें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सहकेंद्रण था इन कपड़ा क्षेत्रों का। ये देखिए किस प्रकार से, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके इनको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर आप, ये आपका पुलिकट, मुसोलीपट्टनम, पटबोली, मद्रास, पांडिचेरी, नागापट्टनम, तंजौर, मदुराई। ये मदुरई वाला एरिया है। सेंट थॉमस यहाँ पर जब आए थे। और ये कोरोमंडल, इधर वाले तट को कोरोमंडल बोलते हैं, उत्तरी सरकार नीचे वाले को बोलते हैं। इधर ये आपका सह्याद्री बोला जाता है। ये कालीकट, जहाँ से कैलिको नाम निकला है, ये यहाँ पर ये जो एरिया है, ये आपका कोचीन वाला एरिया है। ये नीचे वाला ये एरिया आपका कोचीन वाला एरिया है, जहाँ पर
जो डच लोग थे उन्होंने अपने व्यापार को काफ़ी फैलाया था। तो ये गोवा से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एरिया पुर्तगालियों के अधीन था। ये आप प्रमुख क्षेत्रों को देख पाए हैं। उस समय ये श्रीलंका है, श्रीलंका को उस समय सिलोन बोला जाता था। इनके साथ भी इनके व्यापारिक संबंध काफ़ी रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों को और आगे विस्तार से जानते हैं। देखिए हु वर द वीवर्स, वीवर्स के बारे में जान लेते हैं। वीवर्स कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वीवर्स ऑफन बिलोंग्ड टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज इन वीविंग। कौन थे वीवर्स? वो लोग थे जो कि एक प्रकार विशेष प्रकार के कपड़ों में क्या थे? दक्ष थे। देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर इन क्या करते थे? अपने कपड़े का हस्तांतरण करते थे। यहाँ पर कुछ इनके जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं? देखिए बंगाल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। बंगाल में जो थे वो तांती थे। बंगाल में क्या थे? तांती थे। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपसे हु वर द वीवर्स और विच वर द कॉमन कम्युनिटीज ऑफ द वीवर्स। तो इसमें बंगाल के आप क्या लिखेंगे? बंगाल के आप लिखेंगे तांती। वहीं पर यदि आप उत्तर भारत के लिखें, नॉर्थ इंडिया के लिखें, तो उनमें जुलाहा और मोमिन ये प्रमुख दो समुदाय थे। और साउथ इंडिया की बात करें तो उनमें साले, काइकोलार और देवांश ये प्रमुख दक्षिण भारत की प्रमुख समुदाय थे जो कि कपड़ा वीविंग से संबंधित रखते थे। ये महत्वपूर्ण कम्युनिटीज़ थी जो उस समय फेमस थे। उसी समय यदि हम आगे देखें तो ये देखिए द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज, ये कपड़ा जो बुना जाता है तो उनके कुछ स्टेजेज होती हैं। पहले क्या जाता है जो कॉटन होता है उसको स्पिन किया जाता है। ये वर्क डन बाय मोस्टली वुमेन। इसको स्पिनिंग का काम ज़्यादातर कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। चरखे पे किया जाता था, चरखे और तकली का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होते थे इसमें यूज होने वाले। इससे थ्रेड बन जाता था, थ्रेड से फिर क्या किया जाता था? इसको तकली के ऊपर रोल करके वो जो आप क्या बोलते हैं आजकल, जो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो, सॉरी माइंड से ये वर्ड स्लिप हो गया, जिसको कि हम गिट्टी या धागे की जो वो होती है कि गांठ जो होती है वो बोलते हैं, पोटली जो होती है वो बनाई जाती थी। धागे के पूरा एक लपेट करके उसको तैयार किया जाता था। व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर, जब ये स्पिनिंग का कार्य पूरा हो जाता था तो क्या किया जाता था? इसको वो किया जाता था, इसको बुना जाता था, कपड़ा तैयार किया जाता था। और इस प्रकार से जो कपड़ा बन जाता था उसको कैलिको बोला जाता था। इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वाज टास्क डन बाय मैन। और जो वीविंग का कार्य होता था वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता था। स्पिनिंग वुमेन के द्वारा और वीविंग मैन के द्वारा की जाती थी। फॉर कलर्ड टेक्सटाइल, जब इनको रंगा जाता था तो इस धागे को क्या किया जाता था? डाई किया जाता था। इसका काम कौन करते थे? डायर लोग करते थे। डायर लोगों को क्या कहते थे? रंगरेज कहते थे। प्रिंट करने के लिए कौन होते थे? अलग लोग होते थे जो कि स्पेशलिस्ट होते थे। अपने इनके पास अपने अपने डिज़ाइन के ब्लॉक होते थे, प्रिंटर्स होते थे। इनको प्रिंटर या छिप्पीगर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? छिप्पीगर। यहाँ पर आपके बहुत से क्वेश्चन बन गए थे। हु वर नोन एज छिप्पीगर्स, हु वर नोन एज वीवर्स, हु वर डायर्स। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो लाखों लोगों को इससे अपनी आजीविका मिलती थी। यानी कपड़ा उद्योग प्राचीन समय में भी बहुत से लोगों को क्या दिलाता था? रोजगार दिलाता था। और आज भी बहुत से लोगों को क्या दिलाता है? रोजगार। मतलब लगभग 50% जो पॉपुलेशन है उद्योगों की वो कपड़ा उद्योग के अंदर लगी हुई है। यहाँ पर देखते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। ये कैसे फिर इतना ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद भारतीय कपड़े का जो पतन है वो कैसे हुआ? देखिए डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्टेड दैट प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। जैसे ही इंग्लैंड के अंदर कपड़ा उद्योग पनपा तो भारतीय कपड़ा इससे क्या हो गया? प्रभावित हुआ। फर्स्ट क्या हुआ? इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन यूरोप। जो कि यूरोप के अंदर क्या था? ब्रिटेन के अंदर पर्टिकुलरली भारतीय कपड़े को अब प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। यूरोप के अंदर और पर्टिकुलरली किन देशों के अंदर? अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इन देशों के अंदर। दूसरी बात क्या थी? एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। क्योंकि यहाँ से कपड़ा इंग्लैंड के अंदर भेजना मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या बढ़ा दी गई थी? एक्साइज ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई थी, जिससे कि भारतीय कपड़े की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी। और ब्रिटेन के अंदर जो मशीनों से कपड़ा बन रहा था वो काफ़ी सस्ता था, जिससे कि लोग उसको ज़्यादा चाहते थे, उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया था। अब आगे देखिए तो बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउट इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट्स इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। जैसे जैसे 19वीं शताब्दी
आती है तो भारतीय कपड़े को यूरोपियन जो कपड़ा मार्केटें थी या कपड़ा उद्योग थे, उन्होंने भारतीय कपड़े को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया था अफ्रीका के बाज़ारों से, अमेरिका के बाज़ारों से और यूरोपीय मार्केटों से। यानी इन तीनों महाद्वीपों से क्या कर दिया था, भारतीय कपड़े को एक तरह से कम्पीट धराशायी कर दिया था, एक तरह से देखा जाए उन बाज़ारों से बाहर कर दिया था। थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब बहुत से भारतीय जो कारीगर थे, वीवर थे, उनका काम धंधा क्या है, चौपट हो गया था। बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट। बंगाल के जो वीवर थे, कौन थे बंगाल के अंदर, तांती, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग थे। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स, और भारतीय सामान को इन्होंने खरीदना बंद कर दिया था। अब ये क्या खरीदते थे, यहाँ से कच्चा माल खरीदते थे। तो यहाँ पर एक हम जो वीवर था उसकी एक व्यथा के बारे में बताएंगे। क्या था, देखिए 1823 की कहानी है। कंपनी गवर्नमेंट को एक पत्र लिखता है, 12,000 वीवर्स की कहानी बता रहा है कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स एंड वी यूज टू रिसीव एडवांस फ्रॉम द कंपनी, कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज और हम लोग जो क्या करते थे, कंपनी से क्या प्राप्त करते थे, अपनी आजीविका चलाने के लिए अग्रिम पैसा प्राप्त करते थे, जिससे हमारा परिवार पलता था। लेकिन हुआ क्या, ओविंग टू आवर मिसफॉर्चून, जो कि हमारा दुर्भाग्य क्या हुआ कि द ओरांग्स हैव बीन अबोलिश्ड। जो ओरांग क्या होता है, ओरांग होता है भंडारघर, जो वेयर हाउस था वो कंपनी ने ख़त्म कर दिए। सिंस बिकॉज ऑफ विच वी एंड आवर फैमिलीज, जिसकी वजह से हम और हमारा परिवार क्या हो गए, डिस्ट्रेस्ड हो गए, बर्बाद हो गए, फॉर वांट ऑफ द मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जिससे हमारे आजीविका के साधन समाप्त हो गए। वी आर वीवर्स, हम वीवर हैं, एंड डू नॉट नो एनी अदर बिजनेस, और दूसरा काम हम जानते नहीं। वी मस्ट स्टार्व फॉर फूड, जिससे हम भूखे मर जाएंगे। इफ़ द बोर्ड ऑफ ट्रेड डू नॉट कास्ट ए लुक ऑफ काइंडनेस टुवर्ड्स अस, यदि बोर्ड ऑफ जो ट्रेड है यानी व्यापार जो कि जो कंपनी है ये हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है, तो हमारे बच्चे और हम भूखे मर जाएंगे। ये यहाँ पर इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं किस प्रकार से। तो अब देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पर ये कहानी यही बताई जा रही है। देखिए ये वही उसी का एक लेटर है, इसमें ये बताया गया प्लीज़ पब्लिश दिस इन योर पेपर। ये आपका जो बंगाल गजट था, समाचार दर्पण क्या है कि उसके अंदर इसको छापिए, इसको अंदर छापने के लिए यहाँ पर आग्रह किया जा रहा है उसके द्वारा। तो यहाँ पर देखिए एडवांस किस प्रकार से जो एडवांस की बात कही गई है वो कैसे वीवर्स को फ़ायदा पहुँचाते थे। एडवांसेस टू वीवर्स टू सिक्योर सप्लाईज, जो एडवांस होता था वो वीवर को सप्लाई के लिए क्या करता था, सुरक्षित कर देता था। डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रोट पेटिशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। अब ये परेशान वीवर्स ने क्या किया कि उस समय की जो कंपनी सरकार थी उसको उन्होंने पत्र लिखे, बट वॉर्स वाज स्टिल टू कम, लेकिन अभी बुरे दिन तो और भी आने बाकी थे। कब, 1830 का था मतलब। ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स, ब्रिटेन का जो सूती कपड़ा था वो भारतीय बाज़ारों में बुरी तरह से आ गया, यानी हर जगह भारतीय कपड़े बाज़ारों के अंदर यूरोपीय कपड़ा दिखाई देने लग गया। इनफैक्ट बाय द 1880 1880 तक तो स्थिति और भी भयंकर हो गई। 2/3 ऑफ ऑल कॉटन क्लॉथ्स वोन बाय इंडियंस वर मेड ऑफ ब्रिटेन। ये कहाँ से बने हुए थे, ब्रिटेन के अंदर बने हुए कपड़ा, यानी 2/3 कपड़ा जो भारतीय लोग पहनते थे वो भी अब ब्रिटेन का बना हुआ पहनने लग गए थे। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट ऑल्सो स्पिनर्स। इससे न केवल जो वीवर लोग थे वो प्रभावित हुए, बल्कि जो स्पिन करने वाले थे, धागा काटने वाली जो महिलाएं थी वो भी बर्बाद हो गई। थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन हु मेड लिविंग बाय स्पिनिंग कॉटन, इनका भी जीवन क्या हो गया, बर्बाद हो गया, वो भी जॉबलेस हो गई। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। जबकि यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो हथकरघा व्यवसाय था वो भारत से पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुआ था। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स, क्योंकि कुछ ऐसे कपड़े थे जिनके बुनाई जो है वो मशीन से नहीं किए जा सकते थे, जैसे कि उनके ऊपर तरह तरह के डिज़ाइन, जो फ्लावरल कलर थे, फूलों वाले कलर थे, या उन पे तरह तरह के पशुओं के जो डिज़ाइन तैयार किए जाते थे वो मशीनों पे नहीं हो सकते थे। हाउ कुड मशीन प्रोड्यूस साड़ीज विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लॉथ, जो इंट्रिकेट जो बॉर्डर होते थे साड़ी के वो कपड़ा मशीनों से नहीं बन सकता था। ट्रेडिशनल वीवर्स ही इसको केवल बना सकते थे। दिस हैड ए वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंग्स द रिच पीपल बट अमंग्स्ट द मिडिल क्लासेज। ये इस कपड़े की डिमांड न केवल उच्च वर्ग के अंदर थी बल्कि जो मध्यम वर्ग था उसके अंदर भी इसकी काफ़ी डिमांड रहती थी। तो नोर डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन ब्रिटेन प्रोड्यूस
ये न केवल इस कपड़े को उत्पादन नहीं कर सकते थे, बल्कि जो भारत का जो गरीब तबका था, जो मोटा कपड़ा पहनता था, कोर्स कपड़ा पहनता था, उसको भी ये मशीनें तैयार नहीं करती थी, क्योंकि मोटे कपड़े से सर्दी के अंदर भी और गर्मी के अंदर भी बचाव हो जाता था। इसलिए भारतीय लोगों के अंदर अभी भी उस कपड़े की डिमांड थी। तो आज के लिए हमने इस वीडियो को आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर को नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा हमारा पार्ट नंबर 3, उसके अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और आज इस वीडियो में यहीं तक डिस्कस करते हैं। जो भी साथी नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस कोरोना काल के अंदर जो आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है वो प्रभावित ना हो, ऐसा महसूस ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चैप्टर्स जो हैं डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। जो भी इसके इंटरनल क्वेश्चन बनेंगे वो समझाए जाएंगे, ताकि समय पर आपको सिलेबस मिल जाए, पूरा हो जाए, समय पर आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।